हेलो बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको लेकर आया हूँ 10th साइंस का 400 MCQ। ये सभी MCQ बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसमें से लगभग क्वेश्चन पीछे के वर्षों में पूछे गए हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो की। ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। इसमें कहता है कि कार्बन की परमाणु संख्या है, तो आपको याद रखना है कार्बन की परमाणु संख्या 6 है। ये इसका सही जवाब हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसमें कहता है कि निम्नलिखित में कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। तो इसमें से सबसे कम अभिक्रियाशील धातु कौन है? Fe है, लोहा है। आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि लोहा का परमाणु संख्या कितना होता है। जल्दी से कमेंट कीजिए, लोहा का परमाणु संख्या कितना होता है। अगला सवाल लेते हैं। इसमें कहता है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच त्रिआबंध होते हैं वे क्या कहलाते हैं। प्यारे बच्चों, याद रखना है जिसमें त्रिआबंध होगा उसको एल्काइन कहेंगे। बी इसका सही जवाब हो जाएगा। एल्केन की बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें एकल आबंध होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। तो एकल आबंध अगर क्वेश्चन में रहता तो हम लोग क्या कहते हैं, एल्केन। अगर एल्कीन की बात करें तो इसमें द्विआबंध होता है, यानी कि डबल बॉन्ड होता है। तो द्विआबंध कभी भी पूछेगा तो एल्कीन बताना है। और एल्काइन में क्या होता है, तो इसमें त्रिआबंध होता है, जो कि इस क्वेश्चन में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताना है कि एथेनॉल के क्रियाशील मूलक का सूत्र है। तो एथेनॉल का क्रियाशील मूलक क्या होता है? बॉन्ड OH होता है। ये इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगर बॉन्ड CHO की बात करें तो यह एल्डिहाइड का क्रियाशील मूलक है। इसका एल्डिहाइड का आपसे पूछेगा कि एल्डिहाइड का क्रियाशील मूलक बताइए, तो आप कहिएगा बॉन्ड CHO। बॉन्ड COOH है किसका क्रियाशील मूलक है? तो आपको याद रखना है कि यह कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियाशील मूलक है। इसका कार्बोक्सिलिक अम्ल का, जबकि जो डबल बॉन्ड CO है यह कीटोन का क्रियाशील मूलक है। ठीक है, तो ये सारी बातें आप लोग को याद रखनी है। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। इसमें कहता है कि वैद्युत प्रतिरोधकता का SI मात्रक है। तो प्यारे बच्चों, याद रखना है वैद्युत प्रतिरोधकता का SI मात्रक ओम मीटर होता है। डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर 1 की बात करें तो ओम किसका SI मात्रक है, तो सभी लोग जानते हैं कि प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है, ओम होता है। छठा क्वेश्चन में बताना है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक है चांदी। आपको याद रखना है यह विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक है कौन? चांदी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था? तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किया गया था ओस्टर्ड के द्वारा। तो बी इसका सही जवाब। विद्युत धारा के 3 प्रभाव होते हैं। एक हो गया चुंबकीय प्रभाव, दूसरा होता है तापीय प्रभाव। अगर एग्जाम में पूछ लेगा कि विद्युत धारा के तापीय प्रभाव की खोज किसने किया, तो आपको याद रखना है जूल ने किया था। अगर ये पूछे कि विद्युत धारा का जो रासायनिक प्रभाव होता है इसकी खोज किसने किया, तो विद्युत धारा के अगर रासायनिक प्रभाव की बात करें तो इसकी खोज किया गया था माइकल फैराडे के द्वारा। तो विद्युत धारा के 3 प्रभाव हुए, आपको याद रखना है। अगर चुंबकीय प्रभाव पूछेगा तो ओस्टर्ड बताएंगे, तापीय प्रभाव पूछेगा तो बताएंगे जूल। और अगर यह पूछेगा कि विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव की खोज किसने किया, तो क्या बताएंगे? रासायनिक प्रभाव की खोज किया गया था किसके द्वारा? एक किया गया था माइकल फैराडे के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसमें कहता है कि विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। तो विद्युत मोटर जो होता है वह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। आपको याद रखना है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? विद्युत मोटर। अगर ये पूछे कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, तो बताना है डायनमो। क्या? डायनमो। तो डायनमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? तो विद्युत मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसमें कहता है कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह कितनी होती है। तो हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है। आपको याद रखना है हमारा घर में जो बिजली आती है वह प्रत्यावर्ती धारा होती है। विद्युत धारा 2 तरह की होती है, एक होती है दिष्ट धारा, एक होती है प्रत्यावर्ती धारा। तो हमारे घर में जो धारा आती है वह कौन सी धारा होती है? विद्युत धारा होती है। और कितने वोल्ट की होती है? तो 220 वोल्ट की होती है। ठीक है, तो 220 वोल्ट की प्रत्यावर्ती धारा हमारे घरों में आपूर्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसमें कहता है कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते। ये जो सौर जल तापक है, जाहिर सी बात है कि यह उस दिन काम नहीं करेगा जिस दिन धूप नहीं निकलेगी। तो बादलों वाले दिन धूप नहीं निकलती है, इसलिए यह बादलों वाले दिन काम नहीं करेंगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं है। तो इसमें से कौन सौर ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं है? तो पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा आप सभी जानते हैं कि यह हवा से प्राप्त होता है, तो 20 का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताना है कि दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण है। हमेशा सीधा प्रतिबिंब बन रहा है तो यह कौन सा दर्पण होगा? तो आपको याद रखना है केवल उत्तल दर्पण में ही ऐसा संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी कार की अग्रदीप यानी कि हेडलाइट का प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में कौन होता है? तो अग्रदीप जो होता है, हेडलाइट जो होता है, उसमें कौन सा दर्पण होता है? तो आपको याद रखना है इसमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो ये इसका सही जवाब रहा। अब है कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो वायु, बर्फ, कांच, हीरा में सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है हीरा का। पूछा कि कितना होता है? तो याद रखना है प्यारे बच्चों 2.42 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसमें कहता है कि निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? तो अभिसारी लेंस कभी भी पूछे तो आप बताएंगे उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस। तो ये सही जवाब हो गया। अगर अवतल लेंस पूछेगा तो आपको बताना है इसको अपसारी लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसारी लेंस। ध्यान रखना है लेंस की बात हो रही, दर्पण में यह उल्टा हो जाता है। दर्पण में अपसारी अगर लग जाएगा तो यह उत्तल हो जाएगा। उत्तल दर्पण को हम लोग अपसारी बोलते हैं और अवतल को अभिसारी बोलते हैं। तो लेंस दर्पण में उल्टा हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी है? उभयलिंगी क्या मतलब कि इसमें नर भी हो और मादा भी हो, तो दोनों एक ही जीव के अंदर होता है। वैसा जीव है केचुआ जिसमें नर मादा दोनों पाया जाता है, तो ये इसका सही जवाब हो गया। केचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। एग्जाम में पूछता है कि किसानों का मित्र किसे कहा जाता है? किसानों का मित्र कहा जाता है केचुआ को। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना? तो मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधों का चुना था। डी इसका सही जवाब हो गया। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आनुवंशिकता का जनक किसे कहते हैं। मैंने क्या पूछा? आनुवंशिकता का जनक किसे कहते हैं? कमेंट करके बताइए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि निम्न में कौन एक अवशेषी अंग है? अवशेषी अंग वैसे अंग को बोलते हैं जिसका कोई काम नहीं होता। तो अपेंडिक्स हमारे शरीर में कैसा अंग है जिसका कोई काम नहीं है? तो डी इसका सही जवाब रहा। आगे है कि चिपको आंदोलन संबंधित है, तो चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? वन संरक्षण से। वनों की कटाई को रोकने के लिए चिपको आंदोलन शुरू किया गया था। अब आगे है कि टार्टेरिक अम्ल निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? तो टार्टरिक अम्ल पाया जाता है किसमें? इमली में। डी सही जवाब रहा। टमाटर की बात करें तो टमाटर में कौन सा अम्ल रहता है? ऑक्जेलिक अम्ल। याद रखना है ऑक्जेलिक अम्ल किस में रहता है? टमाटर में रहता है। संतरा की बात करें तो संतरा में रहता है सिट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल? सिट्रिक अम्ल। और सिरका में कौन सा अम्ल रहता है? एसिटिक अम्ल। सिरका में एसिटिक अम्ल। तो ये सब भी आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बन है। कार्बन क्या है? तो कार्बन एक तरह का अधातु है। बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसमें पूछता है कि खिलौने में किस सेल का उपयोग होता है? तो खिलौने में आप लोग को याद रखना है सूखा सेल का प्रयोग होता है। ये इसका सही जवाब हो गया। नेक्स्ट है कि मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व होता है, यानी कि मानव नेत्र पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब कितना देर के लिए बनता है? तो याद रखना है 1/10 सेकेंड के लिए ही बनता है। ये इसका सही जवाब हो जाएगा। पूछेगा आपसे कि इस घटना को क्या बोलते हैं? मानव नेत्र पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब 1/10 सेकेंड के लिए बनता है, इस घटना को क्या कहते हैं? तो आप बताएंगे दृष्टि निर्बंध। एक बार सब्जेक्टिव में यह क्वेश्चन पूछा गया है, दृष्टि निर्बंध किसे कहा जाता है? तो आप क्या बताएंगे कि मानव नेत्र पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब 1/10 सेकेंड के लिए बनता है, इसी को हम लोग बोलते हैं दृष्टि निर्बंध। अगला क्वेश्चन है मृडरज्जु निकलता है। तो मृडरज्जु कहाँ से निकलता है? याद रखना है यह प्रमस्तिष्क से निकलता है। ये इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है। कोश का मतलब होता है कक्षा। तो कोई भी कक्षा में अधिक से अधिक कितना इलेक्ट्रॉन होता है? यह 2n² फार्मूला से निकाला जा सकता है, जहाँ n जो होगा वह कक्षा की संख्या होगा। तो 2n² आपको याद रखना है। बी इसका सही जवाब हो गया। आगे है ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी की सुरक्षा प्रदान करती है? तो ओजोन परत जो होती है वह पराबैंगनी किरण से सुरक्षा प्रदान करती है। पराबैंगनी किरण बहुत ही हानिकारक है। यह अगर डायरेक्ट पृथ्वी पर आए तो हमें त्वचा कैंसर हो सकती है, आँख में मोतियाबिंद हो सकती है। ओजोन परत जो है पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। आगे है नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? आप जानते हैं कि जब नेत्र में प्रकाश आता है तो उसका अपवर्तन होता है। पूछ रहा है कि सबसे अधिक अपवर्तन कहाँ होता है? याद रखना है कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है।
ये आँख का जो काला वाला भाग दिख रहा है आप लोगों को, यही है कॉर्निया, और इसी की बाहरी पृष्ठ पर सबसे अधिक अपवर्तन होता है। अगला सवाल है, इसमें पूछता है कि विभक्त विलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है। तो विभक्त विलय या वलय होगा, इसका उपयोग विद्युत मोटर में किया जाता है, तो ये इसका सही जवाब। अब है कि ओजोन परत का ह्रास मुख्यतः किसके द्वारा होता है। तो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाता है CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो सी इसका सही जवाब। नेक्स्ट है कि निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, पीतल। पीतल एक मिश्र धातु है और मिश्र धातु का कभी भी लेंस नहीं बन सकता, तो सी राइट आंसर हो गया। आगे है कि निम्नलिखित में कौन संख्या प्रकाश के परावर्तन के लिए सही है। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, 2 नियम हैं, तो ए इसका सही जवाब रहा। आगे है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर बनता है वह है, यानी कि प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो आप सही पढ़े हैं कि रेटिना पर बनता है, बी इसका सही जवाब। रेटिना को हिंदी में क्या बनते हैं आप लोग कमेंट करके बताइए, रेटिना का ही करना नाम क्या है। नेक्स्ट है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, यहाँ म्यू होगा, अपवर्तनांक को म्यू से हम लोग सूचित करते हैं। तो अपवर्तनांक ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, साइन आई बटे में साइन आर, साइन आई बटे में साइन आर, तो बी इसका सही जवाब हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी +20 सेंटीमीटर है, तो यह गोलीय दर्पण कैसा है। तो +20 सेंटीमीटर है, तो आप लोग पढ़े होंगे कि उत्तल दर्पण जो होता है उसकी क्षमता धनात्मक होती है, तो ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर -20 रहता तो यही अवतल हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण के लिए पर्णहरित बिल्कुल आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, तो इनमें सभी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यूनाइन का उपयोग होता है। तो क्यूनाइन का प्रयोग जो होता है वो मलेरिया रोग में होता है, तो ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आपको याद रखना है क्यूनाइन को कुनैन भी लिख के दे सकता है। कुनैन यह किससे प्राप्त होता है, तो एक वृक्ष है सिनकोना, सिनकोना वृक्ष के छाल से प्राप्त होता है कुनैन, और इसका प्रयोग मलेरिया रोग के उपचार में होता है। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग है। नेत्र का रंगीन भाग पूछ रहा है, तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, परितारिका जो होता है यह नेत्र का रंगीन भाग होता है। आगे है कि निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, अवक्षेपण जो होता है यह ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है, बाकी दहन, श्वसन, भोजन का पचना सबके सब ऑक्सीकरण की क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रियोस्टेट का उद्देश्य क्या है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर होगा धारा के परिमाण में वृद्धि या कमी। रियोस्टेट का उद्देश्य क्या होता है, धारा के परिमाण में वृद्धि या कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितनी है। समूह यानी कि वर्ग, तो अगर पूछ ले आपसे कि वर्ग की संख्या कितनी है तो आप बताएंगे 18, डी सही जवाब। अगर पूछेगा एग्जाम में कि आवर्तों की संख्या कितनी है, तो आवर्तों की संख्या अगर पूछेगा तो बताना है 7, और वर्गों की संख्या पूछेगा तो 18। अगला सवाल में प्यारे बच्चों बताना है ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। तो ग्लूकोज का सूत्र लिख लीजिए C6H12O6। तो ऑक्सीजन में पूछा है, तो आप देख लीजिए ऑक्सीजन में 6 परमाणु हैं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6। अगला क्वेश्चन है शुद्ध जल का pH मान कितना होता है। तो याद रखना है यहाँ 2 ऑप्शन साथ साथ लिखा गया है, तो बी या सी कुछ भी हो सकता है इसका आंसर, क्योंकि शुद्ध जल का pH मान 7 होता है। और आप सभी जानते हैं कि जिसका pH मान 7 होगा वह कैसा होगा, वह होगा उदासीन, यानी कि शुद्ध जल उदासीन होता है, इससे करंट का फ्लो नहीं होगा। लेकिन हमारे घर पे जो भी जल होता है वो सब के सब अशुद्ध होता है, इसलिए उसमें करंट लग जाता है, तो करंट जैसा कोई उपयोग घर पे नहीं करना है। नेक्स्ट है कि किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा है। तो किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा है, आंसर होगा लाल। लाल का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है। अगर सबसे कम पूछेगा तो बताना है बैगनी। सबसे कम किसका होता है, तो बैगनी का होता है, और सबसे अधिक लाल का। आगे है कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है। तो फ्लेमिंग के वाम हस्त का नियम आप लोग पढ़े होंगे, उसमें बाएं हाथ की तर्जनी किसको संकेत करती है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है। बाएं हाथ की जो तर्जनी होती है वह किसको संकेत करती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को संकेत करती है। अगला सवाल है कि शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है। तो शुष्क सेल में जो ऋण इलेक्ट्रोड होता है वह किसका बना होता है, सही जवाब होगा बी, कार्बन का। कार्बन का बना होता है ऋण इलेक्ट्रोड। अगला सवाल है कि एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। तो एक प्रिज्म का जो निर्माण होता है
वह टोटल 5 सतहों से मिलकर होता है। तो डी इसका राइट आंसर हो गया। अब है 1 जूल का मान कितना होता है। 1 जूल का मान होता है 0.24 कैलोरी। बहुत फास्ट हम लोग चल रहे हैं, रिवीजन के दृष्टिकोण से पढ़ रहे हैं। इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए, पीडीएफ पाने के लिए ये जो नंबर है 95 720 37 477, इस पर जो है आप व्हाट्सएप कीजिए तो आप पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो यही है 95 720 37 477। अगला सवाल लेते हैं। इसमें पूछ रहा है कि अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है कहलाती है। तो आयनों का आदान प्रदान किस अभिक्रिया में होती है, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया में होती है। तो बी इसका राइट आंसर हो गया। अब है कि तैलीय कागज होता है, तो तैलीय कागज जो होता है वह पारभाषक होता है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब है कि तालाब का जल कम गहराई दिखाई देने का कारण क्या है। तालाब का जल अगर कम गहरा दिख रहा है तो इसका कारण है कि प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है। नेक्स्ट है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। नेक्स्ट है कि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी और उसकी त्रिज्या r है, तो निम्नलिखित इसमें कौन सा संबंध सही है। तो आप लोग पढ़े होंगे R बराबर होता है 2F। R बराबर क्या होता है, 2F होता है। तो फार्मूला है, बी सही जवाब हो गया इसका। नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। तो इलेक्ट्रिक हीटर की जो कुंडली होती है वह नाइक्रोम की बनी होती है। तो डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नाइक्रोम का मतलब कि इसमें 2 तत्व होते हैं, एक होते हैं निकेल और दूसरे होते हैं Cr यानी कि क्रोमियम। अगला सवाल है किलोवाट घंटा एक इकाई है। तो किलोवाट घंटा जो है वह ऊर्जा की इकाई है। ये इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है। तो इसमें से कौन सा रोग है जो जीवाणु जनित नहीं है, तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मस्सा। मस्सा रोग जो है वह जीवाणु से नहीं होता है। बाकी गोनोरिया और सिफिलिस से दोनों जीवाणु से होने वाला रोग है और दोनों जो है एक तरह का यौन संचारित रोग है। ऐसा रोग है यौन संचारित रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसमें कहता है कि निम्न में कौन सा पर्यावरण अनुकूलन नहीं है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मोटरसाइकिल से चलना। मोटरसाइकिल से चलने से क्या होता है, उसमें से धुआं निकलती है, तो यह पर्यावरण के लिए नुकसानदेह है। तो यही पूछा था कि कौन पर्यावरण अनुकूलन नहीं है, तो मोटरसाइकिल से चलना। अगला सवाल है कि निम्न में किस धातु का गलनांक सबसे कम है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम। सोडियम का गलनांक जो है दिए गए ऑप्शन में सबसे कम है। नेक्स्ट है कि निम्न में किसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो फोकस दूरी धनात्मक होती है उत्तल लेंस की। पीछे दर्पण वाला क्वेश्चन था, या लेंस वाला हो गया। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल दर्पण हो या अवतल लेंस हो, दोनों की ऋणात्मक होती है। नेक्स्ट है कि निम्न में कौन सा एक उपधातु है। दिए गए ऑप्शन में उपधातु कौन है, जीई। जीई यानी कि जर्मेनियम जो है यह एक तरह का उपधातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाया जाता है। तो अधातु पूछा है जो कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाया जाता है, तो आप बताएंगे ब्रोमीन। तो बी इसका सही जवाब। धातु में होता है पारा। अगर पूछे कौन सा धातु द्रव अवस्था में रहता है, तो पारा, और एक और रहता है जीए यानी कि गैलियम। 2 धातु गैलियम और पारा जो द्रवित अवस्था में रहता है, और धातु एक ही है जिसका नाम है ब्रोमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा धातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाया जाता है। देखिए धातु वाला क्वेश्चन आ गया, तो अभी मैंने आपको बताया है मरकरी यानी कि पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है। इसमें से स्वच्छ ऊर्जा स्रोत क्या है, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस का उपयोग करने से बहुत कम पर्यावरण प्रदूषित होता है, इसलिए यह जो है स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है। आगे है कि मानव हृदय घिरा होता है। तो मानव हृदय जो होता है पेरिकार्डियम नामक झिल्ली से घिरा होता है। हृदय के चारों ओर एक झिल्ली रहती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम बोलते हैं। तो ये इस सवाल का सही जवाब हो गया। आगे है कि बीजांड की ओर पराग नलिका की वृद्धि का कारण होता है। तो बीजांड की ओर जो पराग नलिका की वृद्धि होती है इसका कारण होता है ऑप्शन नंबर बी, केमोट्रोपिज्म, है ना, जिसको रसायन अनुवर्तन कहते हैं। तो रसायन अनुवर्तन के कारण यानी कि केमोट्रोपिज्म के कारण बीजांड की ओर किसकी वृद्धि होती है, पराग नलिका की वृद्धि होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? तो इसमें से कौन जीव है जिसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मक्खी। मक्खी में हीमोग्लोबिन नहीं होता। आगे है कि मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 12 से 20 दिन। श्वेत रक्त कोशिका यानी कि WBC जो होता है उसका जीवन काल 12 से 20 दिन होता है। अगर पूछता कि RBC की जीवन अवधि क्या होता है तो कहते 20 से 120 दिन। तो RBC की जीवन अवधि 20 से 120 दिन, जबकि WBC की 12 से 20 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे और पशुओं के कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? तो जो भी पौधे होते हैं और पशु होते हैं उनके कोशिकाओं के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोजेनेटिक्स। सी इसका सही जवाब, सॉरी सी नहीं, बी इसका सही जवाब होगा, कोशिका विज्ञान कहते हैं। मैंने ध्यान नहीं दिया, यहाँ कोशिका की बात की गई तो कोशिका के अध्ययन को क्या बोलते हैं? कोशिका विज्ञान बोलते हैं। इसको साइटोलॉजी बोलेंगे, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? साइटोलॉजी। आगे है, न्यूक्लियस शब्द किसके द्वारा दी गई थी? बताइए, न्यूक्लियस शब्द जो है वो किसके द्वारा दी गई थी? तो रॉबर्ट ब्राउन इसका सही आंसर होगा। न्यूक्लियस शब्द जो है बायोलॉजी में रॉबर्ट ब्राउन ने दिया था। पूछा कब दिया था? तो 1831 ईस्वी में उन्होंने कोशिका की खोज की थी। तो सही जवाब हो जाएगा ए। नेक्स्ट है कि पौधे में भोजन किस रूप में जमा होते हैं? तो जो पौधा होता है उसमें भोजन स्टार्च के रूप में जमा होता है। तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, Na2O। Na2O जो है एक तरह का क्षारीय ऑक्साइड है। आगे है कि प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रकाशिक माध्यम दो तरह के होते हैं, एक होता है सघन और एक होता है विरल। तो सघन माध्यम और विरल माध्यम ये दो तरह के प्रकाशिक माध्यम होते हैं। आगे है, सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त है? तो सौर कुकर में अवतल दर्पण का जो है प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लघु पतन यानी कि शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? जब शॉर्ट सर्किट होता है तो उसमें परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आगे है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत विभवांतर का ऐसे मात्रक है? तो विभवांतर का ऐसे मात्रक क्या होता है? ये होता है वोल्ट। ये राइट आंसर। आगे है कि शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? तो शुक्राणु का निर्माण जो होता है वह वृषण में होता है, जिसे कि टेस्टिस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? टेस्टिस। टेस्टिस यानी कि वृषण में शुक्राणु का निर्माण होता है। और पूछा कि वृषण की संख्या कितनी होती है? तो वृषण की संख्या पूछ ले तो आप बताएंगे 2। वृषण की संख्या 2 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? वैसा रिपीट कर गया है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, मैंने आपको बता दिया है। आगे है कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण क्या होती है? तो विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर जाती है, चल जाती है अभिलंब की ओर। तो ये इसका राइट आंसर हो गया। आगे है कि आकाश का रंग नीला होना किस परिघटना का परिणाम है? तो आकाश का रंग नीला जो होता है वह प्रकाश के परिकिरण के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है? तो आभासी प्रतिबिंब अगर चाहिए तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण से। उत्तल दर्पण से किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है। आगे है, किसी समतल दर्पण का आवर्धन होता है। तो समतल दर्पण का आवर्धन जो होता है उसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, +1। समतल दर्पण का आवर्धन कितना होता है? +1 होता है। आगे है, मैग्नीशियम पाया जाता है। तो मैग्नीशियम जो है वह क्लोरोफिल में पाया जाता है। ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारे के टिमटिमाने का कारण क्या है? तो तारा टिमटिमाता है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। आगे है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि जो होता है यकृत होता है, यानी कि लीवर होता है। तो डी राइट आंसर हो गया। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। बी इसका सही जवाब। आपको याद रखना है कि 3 कोष्ठक होते हैं मेढक में। 3 किस में होते हैं? मेढक में। और 2 होते हैं मछली में। 2 मछली में। तो याद रखना है, मछली में 2, मेढक में 3 और मनुष्य में 4। आगे लेते हैं क्वेश्चन को कि लेंस द्वारा आवर्धन की ऐसा इकाई क्या है? तो आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता, यानी कि यह मात्रक विहीन है। आगे है कि आनुवंशिकी का पिता किसे कहा जाता है?
ओलमांस्की का पिता कहा जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को, जिन्होंने कि मटर के पौधों पर काम किया था। आगे है कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होती है, तो भिन्न भिन्न होती है। माध्यम बदलता है तो प्रकाश की चाल भी बदल जाती है। आप लोग जानते हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद होती है गैस में, गैस से कम होती है द्रव में, और सबसे कम होती है ठोस में। तो आपने क्या देखा कि माध्यम बदला तो प्रकाश की चाल भी बदल गई। आगे है 88 नंबर क्वेश्चन, रक्त क्या है। तो रक्त जो है एक तरह का उत्तक है, ये राइट आंसर हो जाएगा इसका। अब है कि जीन शब्द किसने दिया था, तो जीन शब्द दिया गया था जोहानसन के द्वारा, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में है कि किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है। तो किशोरावस्था में जो शारीरिक परिवर्तन होता है वह होता है टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों के कारण। टेस्टोस्टेरोन पुरुषों में होता है, पुरुष में जो परिवर्तन होता है वह टेस्टोस्टेरोन के कारण, और महिला में जो परिवर्तन होता है वह एस्ट्रोजन के कारण। तो दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण पेट्रोल भी है और कोयला भी है, तो प्रयुक्त दोनों राइट आंसर हो जाएगा। अब बताना है कि अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है, तो अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन अम्लीय होता है, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, इसमें सहसंयोग बंधनों की संख्या कितनी है, तो राइट आंसर होगा डी 7। एथेन में सहसंयोग बंधनों की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। आगे आप लोगों को बताना है कि शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ क्या है। तो शल्य चिकित्सा यानी कि ऑपरेशन होता है जब हड्डी टूट जाती है तो उसमें POP का प्रयोग होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है, तो सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। अब बताना है आप लोगों को कि किस pH वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय होता है। सबसे अधिक अम्लीय वह विलयन होगा जिसका pH मान कम होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट है एथाइन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोग बंधन होते हैं, तो एथाइन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच कितने संयोग बंधन होगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 3। एथाइन में 3 सहसंयोग बंधन होते हैं। अगला है कि क्यूपराइट निम्न में से किस धातु का अयस्क है, तो जो क्यूपराइट है यह कॉपर का अयस्क है, सी राइट आंसर हो जाएगा। अब है कि निम्न में किसे रासायनिक दूत कहा जाता है, तो रासायनिक दूत हम लोग बोलते हैं हार्मोन को। रासायनिक दूत को आप संदेश वाहक बोल सकते हैं या फिर इंग्लिश में मैसेंजर बोल सकते हैं। संदेश वाहक पूछ ले, रासायनिक दूत पूछ ले या मैसेंजर पूछ ले, सबका आंसर होगा हार्मोन। आगे है कि पौधों के उत्सर्जी पदार्थ में से कौन है, तो तीनों हैं, रेजिन, गोंद, टेनिन, ये सबके सब पौधों के उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। और ये है क्वेश्चन नंबर 100, पूछता है कि नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वास्तविक, उल्टा और छोटा। हमारे आँख पर जो प्रतिबिंब बनता है वह वस्तु से छोटा होता है, उल्टा होता है, और आप जानते हैं कि उल्टा प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 3.6 × 10⁻6 जूल। कितना होगा 3.6 × 10⁻6 जूल किसका मान, एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो विद्युत फ्यूज जो होता है वह विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है, ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट में बताना है कि वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो राइट आंसर होगा बी समांतर क्रम में। वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में जोड़ते हैं, जबकि श्रेणी क्रम में किसको जोड़ते हैं, तो याद रखना है आमीटर को। आमीटर को श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में किसको, वोल्ट मीटर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है, तो विभवांतर मापने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। आगे है कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, तो जल विद्युत संयंत्र जो होता है वह स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। आगे है कि विद्युत बल में कौन सी गैस भरी रहती है, तो सही जवाब होगा निष्क्रिय गैस। निष्क्रिय गैस का प्रयोग विद्युत बल में किया जाता है। अब है कि एक घोल नीले लिटमस को लाल कर देता है, घोल का pH क्या हो सकता है, तो सही जवाब होगा नीला को लाल किया है यानी कि अम्ल होगा, और अम्लीय यहाँ पर एक ही है 2 pH मान वाला, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बताना है कि बेंजीन का अनुसूत्र क्या होता है, तो बेंजीन का अनुसूत्र होता है C6H6, सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। सॉरी गलती मैंने बता दिया शायद, हाँ सही नहीं बताया है, यहाँ गलती लिखा हुआ है C6H6 सही जवाब होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए
एथिल एल्कोहल का IUPAC नियम, तो एथिल एल्कोहल का IUPAC नियम होता है एथेनॉल, बी राइट आंसर। नेक्स्ट है CnH2n निम्नलिखित में से किसका समान सूत्र है, तो CnH2n होता है एल्कीन का समान सूत्र, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगर एल्केन का पूछता तो इसी में +2 कर दे, CnH2n होता +2 कर देते तो यह क्या हो जाता एल्केन, और एल्काइन का क्या हो जाता CnH2n-2। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि लोहे का परमाणु संख्या क्या है, तो इसका परमाणु संख्या होता है 26। 30 तक परमाणु संख्या आप लोगों को जरूर याद रखना चाहिए। अब है कि स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावा अन्य तत्व रहते हैं, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निकेल एवं क्रोमियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित यौगिकों में कौन अम्ल है, तो इसमें से H2SO4 जो है यह अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल इसको बोलते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक है, तो इसमें से प्राकृतिक सूचक कौन हो जाएगा, राइट आंसर होगा ए, हल्दी। हल्दी जो है प्राकृतिक सूचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बॉन्ड OH अभिक्रियाशील मूलक वाले यौगिक का नाम क्या है, तो बॉन्ड OH किसका होता है, एल्कोहल का होता है। कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके देता है, तो कैल्शियम कार्बाइड जब जल से अभिक्रिया करता है तो क्या देता है, राइट आंसर हो जाएगा डी, एथाइन देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, ओजोन का सूत्र O3 होता है, तो 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है कि हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो हीमोग्लोबिन की कमी से बीमारी होती है एनीमिया, सी सही जवाब। नेक्स्ट है कि मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग है, तो मनुष्य के आहार नाल में अभी मैंने बताया था अपेंडिक्स, देखिए क्वेश्चन 2 बार पूछा है, तो अपेंडिक्स सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है, ट्रिप्सिन एंजाइम का काम क्या है, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यह प्रोटीन का पाचन करता है। याद रखना है ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। पूछा कि वसा का पाचन कौन करता है, तो आप कहेंगे लाइपेज, लाइपेज वसा का पाचन करता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन करता है, तो ये करता है टाइलिन। ठीक है। अगला सवाल है कि मुख्य गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है, तो मुख्य गुहा में जो भोजन पचता है, आप पढ़े होंगे कि पाचन की शुरुआत मुख्य गुहा से होती है, तो इसमें किसका पाचन होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। अगर आपसे पूछे कि प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है, तो बताएंगे अमाशय से, अमाशय में पहली बार प्रोटीन का पाचन होता है। जबकि वसा का पाचन कहाँ से शुरू होता है, छोटी आंत में वसा का पाचन शुरू होता है। तो समझ गए इतना आप लोग। अब क्वेश्चन नंबर 122 लेते हैं। इसमें कहता है कि ऑक्सीजन का वाहक कौन है, सही जवाब होगा आरबीसी। आरबीसी में भी हीमोग्लोबिन, अगर हीमोग्लोबिन होता तो और बेहतर होता, यह ऑक्सीजन का वाहक है। अगर पूछता कि CO2 का वाहक, तो भी आंसर क्या होता, आरबीसी या फिर हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट है कि रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है, तो रक्त में शर्करा की मात्रा को इंसुलिन नियंत्रित करता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है, तो मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका जो है वह तंत्रिका कोशिका है। अवतल लेंस का आवर्धन होता है, तो अवतल लेंस के आवर्धन ज्ञात करने का सूत्र होता है V/U, डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला सवाल में है कि टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है, तो टिंडल प्रभाव किसको प्रदर्शित करता है, प्रकाश के प्रकीर्णन को प्रदर्शित करता है टिंडल प्रभाव। अब है कि स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र का युग्म होता है, तो स्त्रियों में XX होता है, जबकि XY पुरुषों में होता है। याद रखना है पुरुषों में XY जबकि महिलाओं में XX। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुरुषों में लिंग गुणसूत्र का युग्म होता है, तो यही मैंने बताया है XY पुरुषों में होता है। अब है घरेलू परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है, तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, काला। घरेलू परिपथ में उदासीन तार का रंग जो होता है वह काला होता है। अब है कि ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है, तो ऑक्जेलिक अम्ल मैंने बताया था टमाटर में पाया जाता है। अब है निम्नलिखित में कौन सा संबंध सत्य है, तो इसमें से कौन सत्य है, तो V/IR, सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओम के लिए में आप लोग पढ़े होंगे V समानुपाती I, और समानुपाती हटता है तो एक कांस्टेंट आ जाता है R, ये हो जाएगा V/IR, किससे, ओम के नियम से, तो सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन एकलिंगी पुष्प है, तो इसमें पपीता का जो पुष्प होता है वह एकलिंगी होता है।
आगे है, इनमें कौन एक उभयलिंगी जंतु है? तो ये मैंने पहले बताया है कि केचुआ जो है एक उभयलिंगी जंतु है। नेक्स्ट है कि पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है? तो पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन इसमें से कौन है? तो सही जवाब हो जाएगा जिबरेलिन। जिबरेलिन जो है एक तरह का वृद्धि हार्मोन है। वृद्धि हार्मोन एक और है ऑक्जिन। ऑक्जिन भी वृद्धि हार्मोन ही है, तो ऑक्जिन रहता तो वो भी आंसर होता। तो ऑक्जिन और जिबरेलिन ये पादपों में पाया जाने वाला 2 वृद्धि हार्मोन हैं। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को इन सब प्रश्नों का रिवीजन ठीक ठाक हो रहा होगा। आगे है, कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? तो सबसे सरल हाइड्रोकार्बन होता है मीथेन, जिसका सूत्र होता है CH4। ये इसका सही जवाब हो गया। नेक्स्ट है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र है, तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaCO3। आगे है, हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? तो हजामत के लिए हम लोग किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो राइट आंसर होगा अवतल दर्पण का उपयोग हजामत के लिए करते हैं। नेक्स्ट है, मानव मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है? तो मानव मस्तिष्क का जो औसत भार होता है 1.4 kg 1400 ग्राम। नेक्स्ट है, टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है, तो यह वृषण से स्रावित होता है। ये राइट आंसर हो जाएगा। आगे है कि निम्न में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? इसमें से शुक्र वाहिका जो है यह मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, यह नर जनन तंत्र का एक भाग है। आगे है कि एकलिंगी पादप का उदाहरण है, तो मैंने पपीता अभी बताया है आप लोगों को। कुछ क्वेश्चन इसमें से रिपीट हो गया है, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। पूछता है कि द्विविखंडन किसमें होता है? तो यह अमीबा में होता है, तो अमीबा पैरामीशियम लिस्मिनियम में होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ये तीनों में क्या होता है? द्विविखंडन होता है। अब है, एंड्रोजन क्या है? एंड्रोजन जो है यह नर हार्मोन है। नर हार्मोन कौन है? एंड्रोजन, यानी कि यह पुरुषों के वृषण से निकलता है। कौन? एंड्रोजन नाम का हार्मोन, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है टेस्टोस्टेरोन। ये सब भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब है कि रुधिर चाप नियंत्रित होता है, तो रुधिर चाप को एड्रिनल ग्रंथि नियंत्रित करता है, तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो इसमें से निमोनिया बीमारी जो है उससे प्रभावित अंग फेफड़ा है, तो यह श्वसन तंत्र से संबंधित हुआ। आगे है कि निम्न में स्वपोषी कौन है? तो इसमें से जो हरे पौधे हैं वो स्वपोषी होते हैं। आगे है कि निम्नलिखित में कौन अक्रिय गैस है? तो इसमें से हीलियम जो है वह अक्रिय गैस है, तो बी इसका सही जवाब। आगे है, कार्बन क्या है? तो कार्बन एक अधातु है। अगला क्वेश्चन, पौधों में श्वसन होता है, तो पौधों में जो श्वसन होता है वह जड़ में होता है, पत्तियों में होता है, तना में होता है? तो आप जानते हैं कि पत्तियों में होता है श्वसन, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 150 के, रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित कौन करता है? तो इंसुलिन करता है। इंसुलिन जो होता है वही रक्त में शर्करा यानी कि चीनी की मात्रा को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को हम क्या बोलते हैं? अभिकारक बोलते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? इसमें से ग्रेफाइट जो है वह विद्युत का सुचालक है। आगे है कि निम्नलिखित में कौन कार्बोक्सिलिक समूह है? तो कार्बोक्सिलिक समूह क्या हो जाएगा? बॉन्ड CHO। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आमीटर से निम्नलिखित में से किसे मापा जाता है? तो आमीटर से हम लोग विद्युत धारा की माप करते हैं। वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है होता है, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? विद्युत मोटर। निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में से किस लेंस के द्वारा हटाया जा सकता है? तो निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस के द्वारा हटाया जा सकता है। ओजोन परत पाई जाती है, तो ओजोन परत जो होती है वह वायुमंडल के मध्य सतह में पाई जाती है। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो पौधों में गैसों का आदान प्रदान रंध्र के द्वारा होता है। निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होगा? सही जवाब होगा बी, चूहा का। चूहा का हृदय धड़कन बहुत तेज होता है। जबकि सबसे स्लो यानी कि धीमा किसका होता है? तो हाथी का। सबसे स्लो हाथी का, सबसे तेज चूहा का। सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार
नाइट्रोजनी पदार्थ यानी कचरा का उत्सर्जन होता है। तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यूरिक अम्ल के रूप में। निम्नलिखित में से किस धातु से सोलर सेल बना होता है? तो यह सिलिकॉन से बना होता है। निम्नलिखित में से कौन एक लवण है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, K2SO4, यह एक प्रकार का लवण है। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन है? सबसे भारी धातु इसमें से कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यूरेनियम। अगला क्वेश्चन, ईथेन के एक अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 7। किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? क्लोरोफिल के कारण पौधे का रंग हरा होता है। टेहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? यह एक सोशल साइंस का क्वेश्चन भी इसमें आ गया। तो ये उत्तराखंड में जो है किया गया है। निम्नलिखित में से किसके कारण अम्ल वर्षा होती है? तो अम्ल वर्षा का कारण है SO2 और एक और यौगिक है NO2, इन दोनों के कारण होता है अम्ल वर्षा। स्विच लगाए जाते हैं, स्विच जो लगाए जाते हैं किस में लगाए जाते हैं? हमेशा गर्म तार में लगाए जाते हैं। निम्न में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? इसमें से कौन है जो अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बायोगैस। बायोगैस जो है वह अनवीकरणीय नहीं बल्कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। मनुष्य में वृक्क निम्न में से किससे संबंधित है? तो वृक्क का संबंध जो है वह उत्सर्जन से है। हाइड्रा में क्या पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्पर्शक। हाइड्रा में स्पर्शक पाया जाता है। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक है डार्विन की। इन्होंने कि विकासवाद का सिद्धांत दिया था। निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चार्ज सबसे अधिक होता है? तो निर्वात में प्रकाश की चार्ज सबसे अधिक होता है। प्रकाश की किरणें गमन करती है तो यह हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? सबसे कम विचलन जो होता है वह लाल रंग का होता है। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो बैटरी से दिष्ट धारा प्राप्त होती है। समीकरण 2H2 + O2 और 2H2O एक है। यह एक तरह का संयोजन अभिक्रिया है। दो यौगिक जुड़कर एक यौगिक बना रहा है, तो यह हो गया संयोजन यौगिक। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र पूछ रहा है, तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6। सोडियम की परमाणु संख्या इसमें पूछा है, तो सोडियम की परमाणु संख्या होता है 11। अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है? अमीबा में जो पोषण होता है वह अंतर्ग्रहण के रूप में होता है। कुटपाद के द्वारा, आप लोग पढ़े होंगे कि अमीबा में कुटपाद पाया जाता है। इसी कुटपाद के द्वारा जो है वह भोजन को ग्रहण करता है, यानी कि अंतर्ग्रहण इसमें होता है। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग जो होते हैं उसको क्षार धातु कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो इसमें से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, जीवधारी। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। तरंगदैर्घ्य को समानांतर व्यक्त किया जाता है, तो इसको एंगस्ट्रम में व्यक्त किया जाता है। सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है सूर्य। सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत सूर्य है। तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 10 जोड़े। तिलचट्टा में 10 जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है वह हरे पौधों में होती है। फ्लोएम उत्तकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। फ्लोएम उत्तकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का जो परिवहन होता है वह किस रूप में होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुक्रोज के रूप में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है?
सही जवाब CO2। निम्न में कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? इसमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा महामारी। वर्ष 1934 में बिहार ने किस प्राकृतिक आपदा का सामना किया था? 1934 में बिहार में आया था भयानक बाढ़, और बाढ़ नहीं, भूकंप आया था, है ना। 1987 में बाढ़ आया था, याद रखना है। 87 में आया था बाढ़ और भूकंप आया था 1934 में। लैंगिक जनन संचारित रोग है, तो इसमें से एड्स जो है वह लैंगिक जनन संचारित रोग है। आपको बताना है कि किस वायरस से यह होता है। कमेंट करके बताइए कि जो एड्स है वह किस वायरस से होता है। अगला क्वेश्चन, कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या है? तो कैल्शियम की परमाणु संख्या है 20। मेंडलीव की आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी थी? सही जवाब होगा 9। अभी है 18, पहले थी 9। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया था? सही जवाब होगा मटर के पौधों का चयन किया था। निम्नलिखित में किनको जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है? जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है किसको? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अरस्तु को। निम्नलिखित में कौन मलेरिया परजीवी है? तो मलेरिया प्लाज्मोडियम से होती है। उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा है? सबसे उत्तम ऊर्जा स्रोत इसमें से है बायोमास। सल्फर परमाणु की 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? तो सल्फर परमाणु की 72 कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, निकालना होगा। सल्फर का परमाणु संख्या कितना होता है? 16। हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 2 2 4 6 10 7 12 3p4 6 इसका सही जवाब होगा। देखिए तीसरा कक्षा बाहरी कक्षा हुआ, इसमें 2 और 4 6 इलेक्ट्रॉन। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? बताना है कि इसमें से कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, C2H4। आपने देखा कि बैटरी लो हो चुका है, तो हम लोग आज के टेस्ट को यहीं ख़त्म करते हैं। फिर दोस्तों प्रश्न नेक्स्ट वीडियो में होगा। आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।